गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शरद सैनी। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है मसल बिल्डिंग के बारे में, जो कि मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसके ऊपर एक राहुल भाई हैं, उनका कमेंट आया था कि भाई मसल बिल्डिंग के ऊपर कोई वीडियो बनाओ। तो राहुल भाई, आपके लिए तो आज मसल बिल्डिंग के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। तो राहुल भाई, आपको मैं मसल बिल्डिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स बताऊं उससे पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि मसल बिल्डिंग होता क्या है, ओवरव्यू दे देते हैं। तो मसल हाइपरट्रॉफी, या उसको मसल बिल्डिंग भी बोलते हैं, इज़ द इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ मसल सेल दैट इज़ किक स्टार्टेड बाय रेसिस्टेंस ट्रेनिंग। तो इसको हिंदी में समझ लेते हैं। अब हम कोई भी रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो उसकी वजह से हमारी मसल सेल्स है वो ग्रो करती हैं। इतना ही है, सिंपल। तो हमारी मसल की टेंडेंसी होती है कि हमारी मसल जो हम कंटिन्यूस उसको लोड दे रहे हैं वो उसको अडेप्ट करती जाती है एक टाइम के बाद। जैसे वीकली बेसिस या अपन महीनों तक देते हैं या सालों तक, तो कंटिन्यूसली जब अपन रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने शरीर को तो वो अडेप्ट कर जाता है उसको। तो इस वजह से अपन ने मसल का साइज़ ग्रो हो जाता है। सिंपल है बस। तो अब बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मसल बिल्डिंग, जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट, मैक्सिमाइज मसल बिल्डिंग। तो वो कैसे करें? प्रोटीन कंज्यूम करके। तो अब प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारे शरीर को जिनकी लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स, और ये प्रोटीन भी उसी में आता है। मतलब प्रोटीन, ये तीनों बेसिकली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। मतलब शरीर को इन तीनों की ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इसी को बोलते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी कम मात्रा में ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गया, तो अब इसकी शरीर को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। और अपन तो वैसे भी कर रहे हैं रेसिस्टेंस ट्रेनिंग, तो अपन को तो और ज़्यादा चाहिए अपनी मसल्स को और ज़्यादा बड़ा साइज़ बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए बेसिकली। सो बेसिकली अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। मतलब प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, और उन 20 में से 11 अमीनो एसिड जो होते हैं वो हमारा शरीर खुद बनाता है, जो कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। और जो बाकी के बचे 9, वो हम अपनी डाइट से पूरा करते हैं उसको। मतलब जो हम अपनी डेली बेसिस पे डाइट कंज्यूम करते हैं उससे वो हमें कंज्यूम करने होते हैं, और वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। और जो शरीर प्रोड्यूस करता है वो होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जिसमें से कुछ तो कंडीशनल अमीनो एसिड भी होते हैं, जो कि जिस टाइम हम बीमार पड़ते हैं वो उस टाइम यूज़ होते हैं। ऐसे प्रोटीन सोर्स भी होते हैं जिनमें वो एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होते, वो भी मैं आपको बताऊंगा किसी और टॉप वीडियो में। तो हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा लगातार घटती रहती है, डेली बेसिस पे कंज्यूम करती है हमारा शरीर उसको। काफ़ी सारी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होता है प्रोटीन का, जो शरीर करता है, कि जैसे कि हार्मोन्स बनते हैं प्रोटीन से, हीमोग्लोबिन बनाने में भी यूज़ होता है। तो काफ़ी सारे यूज़ होते हैं। तो जो द नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिसिन है, NAM, वो रिकमेंड करती है कि हमें कम से कम डेली अडल्ट्स को 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर kg बॉडी वेट कंज्यूम करना चाहिए। तो अब इसको मैं समझाऊं, जैसे कि अभी मेरा 80 kg वेट है, अज्यूम कर लो कि 80 है, 79 है वैसे मेरा, तो 80 अज्यूम करके मैं बता रहा हूँ। तो 0.8 पर kg के हिसाब से 0.8 इंटू 80 64 हो गया। 64 ग्राम प्रोटीन मेरे को डेली कम से कम लेना है, ये रिकमेंड करती है नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिसिन, कि भाई इतना तो होना ही होना चाहिए मेरी डाइट में। मतलब जो पूरे दिन में मैं कंज्यूम करता हूँ इतना प्रोटीन होना चाहिए उसमें। और मैक्सिमम हमारी बॉडी 2.2 ग्राम पर kg बॉडी वेट तक ईजिली मतलब उसको यूज़ कर सकती है अपने शरीर में। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम 4-4, 5-5 ग्राम मतलब पर kg बॉडी वेट, जैसे कि अब मैंने बताया कि 64 ग्राम मेरे बॉडी वेट के हिसाब से मेरे को मिनिमम चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि मैक्सिमम में ले जाऊँगा कि भाई मेरे को तो ज़्यादा मसल बिल्ड करनी है तो मैं 500 ग्राम तक ले गया एक दिन में। ऐसा नहीं होता। शरीर की भी अपनी एक लिमिट होती है प्रोटीन को, जहाँ जहाँ यूज़ करेगा वो, उससे ज़्यादा वो होगा तो वो कोई काम का नहीं है। वैसे भी वो वैसे भी फैट्स में स्टोर होगा या फिर और वेस्ट है वो, उसका कोई यूज़ नहीं होने वाला। तो मैक्सिमम 2.2 ग्राम तक
और ये पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। तो जैसे कि मेरा अगर 80 केजी बॉडी वेट है तो 2.2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आया, तो ये 176 ग्राम आया। तो इतना मैं मैक्सिमम इजीली मतलब मेरा शरीर यूज़ कर सकता है उसको, जहाँ भी उसको यूज़ करना है, मसल बिल्डिंग में भी और भी शरीर में जो यूजेस होते हैं उन सब में। उससे आगे, और ये डिपेंड करता है, और अब जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा हैवी वेट का है, जैसे अज्यूम करो कि 150 किलो का, तो उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा, उसको तो फिर कम से कम 350 ग्राम तक प्रोटीन कंज्यूम करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हो गया। तब फिर और मेथड यूज़ होते हैं जो उसकी वेट के अकॉर्डिंग उसको जितना लेना चाहिए उसको कैलकुलेट करने के लिए होते हैं। बाकी एक एवरेज ये बात कर रहे हैं कि भाई इतना मैक्सिमम हमारा शरीर यूज़ कर लेता है, तो उससे ज़्यादा जाना ठीक नहीं है। तो सेकंड बेसिक प्रिंसिपल है कि ईट मोर, तुम्हें ज़्यादा खाना पड़ेगा। अब वो कैसे करोगे, मतलब तुम्हें ज़्यादा कैलोरी लेनी पड़ेंगी, जितनी तुम्हारा शरीर बर्न कर रहा है उससे ज़्यादा कैलोरी तुम्हें कंज्यूम करनी पड़ेगी। वो तुम कैसे, मतलब कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ेगा तुम्हें, मेंटेनेंस कैलोरी जितनी तुम्हारी होती है। अब मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है वो बता देता हूँ मैं। जैसे मेंटेनेंस कैलोरी, जैसे कि अभी मेरा बॉडी वेट 80 kg है और अभी पिछले 2-4 महीने से मेरा सेम ही है, एक्चुअली में भी वैसा मेरा सेम ही है, पिछले 6 महीने से मेरा लगभग यही बॉडी वेट है, 1-2 किलो ऊपर नीचे चलता रहता है, बाकी सेम यही बॉडी वेट है मेरा। तो मतलब मैं मेंटेनेंस कैलोरी खा रहा हूँ, इसी वजह से मेरा बॉडी वेट इतना ही है जितना अभी है फिक्स। अगर सरप्लस में होता तो वेट इंक्रीज़ होता, और डेफिसिट में जाता तो थोड़ा डिक्रीज़ होता, मगर मेरा इतना ही रहता है। तो लगभग मैं मेंटेनेंस कैलोरी कंज्यूम कर रहा हूँ डेली बेसिस के ऊपर, कि मेरा बॉडी वेट फिक्स रहता है। तो तुम कैसे काउंट कर सकते हो ये, अब इसके लिए काफ़ी ऐप्स आते हैं जिन, अभी जैसे कि तुम्हारा भी, तुमको नॉर्मली अपने घर में जो खाना बनता है उसके अकॉर्डिंग एक फ़िक्स डाइट होती है अपनी, जैसे सबको पता है। तो उस फिक्स डाइट के ऊपर फिक्स कैलोरी अपन कंज्यूम कर रहे होंगे, उस फिक्स कैलोरी के ऊपर अपना एक फिक्स वेट, बॉडी वेट भी होगा। जैसे कि मेरा अभी 80 है, मैं एक फिक्स कैलोरी मेरे को पता है जो पूरे दिन में मैं क्या क्या खाता हूँ, उसके हिसाब से मेरा इतना 80 kg बॉडी वेट रहता है। अब उसमें मैं कुछ थोड़ा बहुत भी ऐड करूँगा तो वो एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम करूँगा। जैसे कि मान लो मैंने आज से सोच लिया कि मैं 4 केला खाने लग गया, तो वो 4 केला की जो एक्स्ट्रा कैलोरी होंगी वो मेरे शरीर में डेली बेसिस पे ऐड होने लग जाएंगी, मतलब मैं ओवरऑल फिर कैलोरी सरप्लस में चला जाऊँगा। तो यूँ मान लो कि लगभग अप्रोक्स 7000 कैलोरी जब मिल के 1 kg बॉडी वेट बनाती हैं। तो जो एक मीडियम साइज़ बनाना होता है उसमें 100-105 कैलोरी होती हैं। तो अब अज्यूम कर लो कि जैसे मैं 5 खा रहा हूँ, तो 5 में कितनी होगी, 500 होगी। तो अब 500 में डेली खा रहा हूँ, मतलब अगर पूरे हफ्ते के अपन जोड़ें तो 7 × 5 3500 कैलोरी होगी अपनी। तो यूँ समझ लो कि एक वीक में, मतलब मैं, और अब मैं बताया था कि अप्रोक्स 7000 कैलोरी पे 1 kg बॉडी वेट गेन होता है, तो 3500 कैलोरी के हिसाब से 0.5 kg बॉडी वेट अपन गेन करेंगे हर वीक। तो तुम कैलोरी सरप्लस में हो। तो सिंपल है, तुम ट्राई कर सकते हो खुद से, और वीक के बाद अपना रिजल्ट देख सकते हो, 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद। अगर नई रिजल्ट मिलता तो और थोड़ा फिर कुछ ऐड करके देखो, और कैलोरी अपनी, और मतलब तुम फिर मेंटेनेंस कैलोरी इतनी नहीं, मेंटेनेंस कैलोरी पे ही तुम खा रहे होगे। तो सिंपल है, तुम ट्राई कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है कि तुम्हें अपने वर्कआउट रूटीन में कंपाउंड मूवमेंट्स को भी ऐड करना चाहिए। अगर तुम नहीं करते तो तुम्हें, अब तक नहीं करते थे तो अब ऐड करने लग जाना। मैं तो बेसिकली कंपाउंड मूवमेंट को बहुत ज़्यादा, मेन तो मैं बेसिकली उन्हीं को यूज़ करता हूँ, बल्कि आइसोलेशन एक्सरसाइज तो मैं बहुत ज़्यादा कम करता हूँ। कंपाउंड मूवमेंट में कौन कौन सी आती हैं, जैसे कि स्क्वाट होगी, बेंच होगी, डेडलिफ्ट होगी, स्ट्रिक्ट ओवरहेड प्रेस होगी, ये सब कंपाउंड मूवमेंट्स हैं। तो ये तुम्हें लो रैप रेंज में रखनी जिस टाइम तुम मसल बिल्डिंग कर रहे हो, और हाई रैप रेंज में रखनी है तुम्हें आइसोलेशन एक्सरसाइजेज। वैसे ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि तुम अगर कंपाउंड मूवमेंट्स को हाई रैप रेंज में करोगे और एसेसरी को तुम आइसोलेशन एक्सरसाइज तो तुम्हें लो रैप रेंज में तो करनी ही नहीं चाहिए, वो है ही एसेसरी एक्सरसाइजेज। तो तुम्हें वो मतलब 5-6 रैप इतने कम पे तो लेके नहीं जानी चाहिए, 8 रैप से ऊपर रखो लगभग उन सबको, और बाकी जो कंपाउंड मूवमेंट है उसको तुम लो रैप रेंज में रखो। तो वही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तुम उनको हाई रैप रेंज में भी रख सकते हो, मगर स्टडी के अकॉर्डिंग कि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के बाद तुम्हें थोड़े बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं अगर तुम कंपाउंड मूवमेंट्स को लो रैप रेंज में रखते हो और आइसोलेशन को हाई रैप रेंज में रखते हो, मतलब इनके कॉम्बिनेशन को तुम करते हो तो
मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। और फोर्थ पॉइंट है कि तुम्हें चैलेंज करना है खुद को प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते हुए, जो कि मैंने सेकंड वीडियो में बताया था कि तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्यों करना ज़रूरी है और क्यों करना चाहिए तुम्हें। तो वही है फोर्थ पॉइंट कि तुम्हें खुद की बॉडी को चैलेंज करना है वीकली बेसिस, या तो वेट इंक्रीज़ करो या रेप्स में चेंज कर दो, मतलब ताकि हमारे शरीर को लगे कि हम कुछ कर रहे हैं यार। मतलब यूँ नहीं कि तुम बस जैसे कि तुम्हारे में जान है कि तुम 20 रैप लगा सकते हो मगर फिर भी तुमने 10 रैप ही लगाए, तो ऐसे नहीं करना है तुम्हें। 2-3 रैप की बस स्ट्रेंथ बच जाए, इतने तक तो तुम्हें करना ही करना है। बस 2-3 रैप जब टैंक में बच जाए तुम्हारे कि भाई हाँ 2-3 रैप और कर सकता था, उतने तक में छोड़ दो, बिल्कुल फेलियर तक भी नहीं जाना है। तो फिफ्थ पॉइंट है मैक्सिमाइज टाइम अंडर टेंशन, मतलब जितना मैक्सिमम हो सके उतना तुम स्लो और कंट्रोल रैप करो। जैसे कहते हैं ना कि स्लो और कंट्रोल करके रैप मारने चाहिए, वो इसी वजह से कहते हैं ताकि तुम्हारी मसल ज़्यादा टाइम अंडर टेंशन में रह सके। मतलब कि जैसे कि अभी तुम बाइसेप कर्ल लगा रहे हो डंबल से, तो जिस टाइम तुम डंबल को ऊपर लेके आओगे उस टाइम वो तुम्हारी बाइसेप टेंशन में होती है, तुम फोर्स लगा रहे हो ग्रेविटी के अगेंस्ट, तभी तो जोर लग रहा है। और जिस टाइम तुम नीचे छोड़ोगे तब भी वो टेंशन में होती है। तो उन दोनों में से तुम किसी भी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि तुम ऊपर ला रहे हो तो तुम जल्दी ले आए, नीचे लाते वक्त कंट्रोल करके लेके जाओ आराम से। मतलब जितने लंबे टाइम तक वो टेंशन के अंदर रहेगी, जिस टाइम बाइसेप फ्लेक्स हो रही है, जिस टाइम वो या तो ऊपर आते वक्त या नीचे आते वक्त, तो जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम टाइम उसको टेंशन में रखना है अपन को, मसल को, तब ज़्यादा ग्रोथ होगी उसमें और वो हेल्प करेगा इवेंचुअली तुमको मसल बिल्डिंग में, जो भी तुम्हारा गोल है। और 6th पॉइंट है स्लीप एट लीस्ट 6 to 7 आवर्स। तो ये सबसे मेन पॉइंट है भाई कि कम से कम 6-7 घंटे तो सोना ही सोना है अगर तुम्हें रिज़ल्ट अच्छे चाहिए तो। अब 6-7 में मिनिमम इसलिए कह रहा हूँ, आइडली तो 8 से 10 घंटे तुम्हें सोना ही चाहिए। अगर तुम एक्सरसाइज भी करते हो प्रॉपर और भी पढ़ते भी होगे, अगर स्टूडेंट हो तो आइडली तुम्हें इतने घंटे तो सोना ही चाहिए, अडल्ट हो तो तुम। मगर अब इतने यार नहीं हो पाते आजकल की जिस तरीके की लाइफ है उसमें, तो कम से कम तुम्हें 6-7 घंटे तो फिर भी होने चाहिए अगर तुम्हारा मसल बिल्डिंग गोल है या और कोई इस तरीके का गोल है तो। नहीं तो फिर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी दिखेंगे तुम्हें, उतनी ग्रोथ जल्दी नहीं होगी या तुम्हारा शरीर उस तरीके से ग्रो नहीं करेगा जिस तरीके से करना चाहिए था। तो बस इस वीडियो में इतना ही। और राहुल भाई, आपको आ गई होगी सारे पॉइंट ये समझ, तो ये वीडियो आप ही के लिए था कि मैंने क्या बेसिक प्रिंसिपल बताए, इससे उन्हें हेल्प मिली होगी कि भाई हाँ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जब हम मसल बिल्डिंग कर रहे होते हैं उस टाइम। ये चीज़ें तो दिमाग में होनी चाहिए। इन सब जो 6 पॉइंट्स मैंने बताए हैं बेसिक प्रिंसिपल, इनको तुम अपने यहाँ बिठा लो कि ये तो तुम्हें फॉलो करने ही करने हैं। तो अब इसके बाद एक वीडियो ये भी बन सकती है, मतलब ये तो मैंने अभी बता दिया कि तुम्हें प्रोटीन कंज्यूम करना है, इतना लेना है कि मिनिमम 0.8 तो होना चाहिए और मैक्सिमम तुम 2.2 ग्राम तक भी लेके जा सकते हो पर केजी बॉडी वेट। तो फिर अब ये प्रोटीन के सोर्स भी बता दे फिर भाई, तो ये भी बता देंगे हम किसी वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।